धीरेन जी, आपने 8 बजे एक बड़ा सवाल जो है खड़ा किया है अपने प्रोग्राम में। ममता बनर्जी ने जो कहा है अमित शाह के बारे में, और अभी कुछ ही देर पहले भाऊ यही बात कर रहे थे कि मोदी जी ने जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या जो घर को संभालने की जिम्मेदारी है, वो एक्चुअल में अमित शाह को सौंप दी है, राजनाथ सिंह को सौंप दी है। और बाहर का जो इंटरनेशनल मामला है वो एस जयशंकर और वो खुद संभाले हुए हैं। तो ममता बनर्जी इतनी बिलबिलाई हुई क्यों है? अमित शाह को इतनी गालियां क्यों निकाल रही हैं? दरअसल अगर उस बयान को देखें तो उन्होंने बयान में ही कारण बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है एसआईआर जो है इसका खेल है। वो अमित शाह के खेल को कह रही है कि एसआईआर इसका खेल है, और अब आप इसके खेल से जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को ये मान रही कि प्रधानमंत्री मोदी शायद ज्यादा बेहतर रहेंगे, इससे तो बड़ा खेल है। क्योंकि आप ये देखिए, जो 2019 में जो जीत हासिल हुई थी, अगर आप देखेंगे 2017-18 से कैलाश विजयवर्गीय को वहां भेजने वाले अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को भेजा, क्योंकि उस वक्त जो बीजेपी की ताकत थी ना, वहां उनके पास फंड था, ना उनके पास कोई ताकत थी, ना बूथ थे। जनता जरूर दिख रही थी। राहुल बोस अध्यक्ष है, आपको भी याद नहीं होगा, बहुत सारे आम आदमी को याद नहीं होगा, वहां कौन जीत के आ गया उसका याद नहीं था। लेकिन वो जो बड़ी तैयारी थी वो वहां, और बीजेपी के अंदर ये कसक भी है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाई होम स्टेट है, सब चीजें हैं, उसी से पार्टी आज भी नाम लेते हैं, और वहीं हम नहीं है। तो ये 2014-15 के बाद कैलाश विजयवर्गीय, चूंकि वहां शिवराज सिंह चौहान का सरदर्द भी थे, लेकिन पैसा इकट्ठा करने में बहुत बढ़िया आदमी है, तो उनको वहां भेजा गया। तो आप देखेंगे एक पूरा एक बूथ वाइज तैयारी की गई थी, और वो अमित शाह को रिपोर्ट करते थे। पूरी तरह से वो तैयारी अमित शाह के इर्द गिर्द थी। 18 सीटें आना खुद ममता बनर्जी को नहीं चौंका रहा था, बीजेपी के आदमियों को भी चौंका रहा था, किसी को नहीं लग रहा था क्योंकि कोई बड़े नहीं। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद जिस तरह की जीत की उम्मीद थी वो लोगों को लगता है, ये तमाम लोगों, लेकिन 3 से 77 पे जाना बहुत बड़ी बात है। वोटों का कुछ ही अंतर रह गया था अगर वोटों के तौर पर देखें। अभी क्या हुआ है, एक तो एसआईआर हो गया। अगर एसआईआर में वो सिर्फ 20 से 30 लाख कम होती, क्योंकि वो जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ियां मिलेंगी, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए मिलेंगे, जहां सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा मिलेगा एक एक के बाद कहीं कहीं, वो बंगाल की जमीन होगी, जरूर होगी। क्योंकि वहां जिस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको अगर सबसे बड़ी संख्या आपको कहां मिलेगी, या तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मिलेगी, या फिर वो बंगाल में, चूंकि वो गेट है लगा हुआ और वहां बहुत आसान भी है। आप तो खैर बंगाली तो पहचान लेते हैं, भाषा का अंतर, लेकिन जनरली तो कोई और तो पहचानेगा नहीं कि उसमें कौन बांग्लादेशी है। अब आप अगर ये देखेंगे इस बार वहां किसको भेजा गया, भूपेंद्र यादव को भेज दिया गया। भूपेंद्र यादव को आप देखेंगे बिहार में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए और मणिपुर में देखिए, चारों जगह वो बहुत जनता के बीच में उस तरह का स्वीकार्यता है नहीं, अलग बात है कि भाई वो अजमेर जीत गए। एक मिनट धीरे 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 आपको जोड़ दू। देखो, दीवार ईंटों से बनाने वाला मिस्त्री अलग होता है, प्लास्टरिंग करने वाला अलग होता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने इसीलिए इस बार उन्हीं को भेजा जो उसी स्टाइल में, चूंकि पिछली बार पैसा वो सब चीजें तैयार हो गई, अब उनको एक ऐसी वो चाहिए। क्योंकि देखिए पिछली बार एक गलती तो हुई थी, आप और मैं, याद है जब चुनाव के एकदम तुरंत बाद हमने किया था, मैं कह रहा था कि इनको 355-356 लगानी चाहिए थी, ये मेरा मानना उस समय भी था। लेकिन बीजेपी इस बार आप देखेंगे बहुत साइलेंटली है, बहुत उसके साथ है, और एक झटका लगा है। 24 के चुनाव ने एक झटका दिया अभी खगेन मुर्मू वाला। लेकिन ये बात ममता बनर्जी को भी मालूम है। ममता बनर्जी ये जानती है कि जो वोट है वो आज भी संगठित है, बीजेपी के पास यहाँ वोट है। अगर उनकी रणनीति कुछ भी कारगर होगी तो रणनीति, और देखिए बिल्कुल सही बात भाऊ साहब कह रहे थे कि वो जो है इंटरनल पॉलिटिक्स में अब उनके पास वाकई इतना समय नहीं है मोदी के पास, क्योंकि जब आपके राष्ट्र के लिए एग्जिस्टेंशियल संकट होता है, क्योंकि ये कोई कमजोर संकट नहीं, मैं नहीं मानता, हर आदमी का एक अलग आइडिया होगा, मैं मानता हूं कि अमेरिका के साथ टकराना आज की डेट में भी बड़ा आसान काम नहीं है, और आसान काम भी नहीं, बड़ा भी नहीं, आसान काम भी नहीं, और बहुत मुश्किल काम है। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर वो कर रहा है और कभी झुकने की कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब उन्होंने अपने आप को, अमेरिका ने भी ऐसे कॉर्नर पर लाके खड़ा कर दिया हमको कि हम अब पीछे नहीं जाएंगे,
और ये शायद ट्रंप की सबसे बड़ी गलती यही हुई कि उसने मोदी को कॉर्नर करने की कोशिश की, जो हमेशा पलट के जवाब देता है और बहुत ठंडे से, क्योंकि इकट्ठा रखता है, जवाब देता है बड़ी तारीफ से। तो वो गलती हुई थी और अब पूरी ताकत आप देखेंगे अमित शाह के पास है। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि आपने देखा होगा कि अमित शाह के मुस्कुराते हुए फोटो बहुत कम दिखाई देंगे। अमित शाह किसी तरह के, और मैं चूंकि आज मेरे कम से कम उनके साथ 3-4 तो हम लोगों के इंटरव्यू हैं, टीटी है, और कम से कम एमएचए में जितनी बार वो हम पत्रकारों से मिले उस समय का मैं पर्सनल बता सकता हूं, मैं तो मेरा पर्सनल होर्स माउथ है। वो ये साफ बोलते हैं कि यार देखो, मैं किसी भी तरह की औपचारिकता में यकीन नहीं रखता, जैसा सवाल करोगे वैसा जवाब दूंगा, बिल्कुल सीधे, कोई मतलब कोई ऐसा भी नहीं होता आप मुस्कुरा के बात करोगे, कभी कोई मुस्कुराहट नहीं, कुछ नहीं। आप आए हो, एक प्रोफेशनल हो, एक पत्रकार हो, तुमको पत्रकार के लिए बुलाया गया, तुम्हारी कंपनी से है, तो तुम्हारे साथ में बैठ के हाथ मिला के मुझे कोई खुशी नहीं मिलनी। इतनी क्लैरिटी, इस तरह से बोल देना, तो ये बात राजनीतिकों को हजम नहीं होती। आप ये देखिए, अभिषेक बनर्जी हो, कल्याण बनर्जी हो, या तमाम लोग जिनके यहाँ छापे, महुआ, किसी को छोड़ा नहीं गया, किसी को छोड़ने की कोशिश नहीं की गई। जो और वो कितने, ये देखिए ये क्या है, पार्टी को जीत के लिए है, लचक जिसको कहते हैं, लचक इसके अंदर होती है। क्या है कि पवन सिंह से आपने देखा, ले लिया, खुद मिला पवन सिंह, जिसने पूरा काराकाट, पूरी की पूरी आरआर, उसकी पूरी रणनीति गड़बड़ कर दी बीजेपी की, वो आदमी को ले लिया। जबकि उसके ऊपर किस किस तरह के आरोप है, वही फोटो अभी भी थे, भाई अभी भी पत्नी के साथ है, लेकिन वो जानते हैं कि मुझे सिर्फ जीत चाहिए, उसके लिए साधन और साध्य क्या होंगे वो मुझे मतलब नहीं, मेरा साध्य जीत है, साधन आप इकट्ठे कीजिए। ये बात शायद मोदी उस तरह नहीं करते। और देखिए अब अगली लड़ाई में भी सबको मालूम है कि मोदी जी तो जितनी उनकी मतलब फिर भी कुछ करते हैं कि आपने देखा होगा वो ट्वीट कर देते हैं, वरना आपको याद होगा एक भाषण मुझे याद है, वो एक सवाल पत्रकार ने किया था कि आप उनको, सोनिया जी को या उसको कोई बधाई संदेश याद है आपको? उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं अंदर से नहीं हूं, मैं इस तरह की बात नहीं भेजता। तो उसने कहा कि पीएम तो भेजते हैं, उसने कहा कि वो भेजते होंगे। आपने देखा होगा किसी भी पत्रकार को, तो इसीलिए जो डर है वो किसी भी चीज में जीत लक्ष्य है, उनके लिए हार वार का नहीं मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि हार मेरी रणनीति में नहीं है, मैं हारता हूं तो हार गया, लेकिन मैं हार को प्लान में नहीं रखता हूं। तो ये बात विपक्षियों को बहुत खबर होती है, और मुझे पता है कि ममता बनर्जी, मैं ये जानता हूं कि ममता बनर्जी को ये मालूम है कि अगर यहां से हटते हैं अभी नहीं, तो उनके लिए बहुत सारी लाइनें खुली हुई हैं। देखिए वो पेंटिंग्स हो या बहुत सारे मामले जो अभी लोगों ने उठाए नहीं है, लेकिन वो सब है। जिसके पास इंटरनल सिक्योरिटी है उससे ज्यादा तो इंफॉर्मेशन किसी के पास होती नहीं है। तो इसीलिए मुझे आज भी लगता है कि अमित शाह से डरना तमाम लोगों का, अमित शाह को देखें आप, एक साथ सोचिए कि सदन में कभी उनकी भाव भंगिमा आपने देखी है क्या? वो तभी हंसते हैं जब विपक्ष कोई गलती करता है, वरना वो कभी किसी भी, आप देखेंगे। और जो भाषण है, मैं आज भी कहता हूं 2019 का वो भाषण लिखा जाएगा हिस्ट्री में, जो बेस्ट भाषण होंगे उसमें किसी तरह की कोई वो नहीं, एक पॉलिटिकल रूथलेसनेस है उनका जो विपक्ष को बहुत डराती है, क्योंकि वो गलती नहीं करते। मैं मतलब गलती मैं समझ के अगर हो गई तो हो गई, लेकिन वो गलती करते नहीं है और चाल में किसी के लिए दया नहीं दिखाते। और विपक्ष को जो पहले, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है, वरना हम लोगों ने देखा था कि तमाम नेता एक दूसरे को गाली भी दिया करते थे, उनके समर्थक एक दूसरे पे फायरिंग करने में लगे रहते थे, और एक दूसरे के पारिवारिक फंक्शनों में आप मुस्कुराते हुए देखते थे। ये बीजेपी के आने के बाद हुआ इस देश में, और मुझे लगता है ये अच्छा हुआ, क्योंकि हम तो ये मानते हैं ठगों के बीच झगड़ा हो तो गांव सुकून से सोता है। ये जो झूठ थी, जो झूठ में एक दूसरे के साथ होते थे वो, और इसके पीछे अमित शाह है। अमित शाह जैसा पॉलिटिशियन जो कहता है जब मेरी वैचारिकता दोस्ती नहीं है तो वैसी दोस्ती का मतलब नहीं। और अमित शाह ही, मैं एक उदाहरण के साथ बात खत्म करूंगा कि मैंने मेरे यहाँ भी दिया है, मैं उसमें भाऊ, मैं चूंकि 2002 से गुजरात जाता हूँ और 2-3 चुनाव मैंने बहुत कवर किए, और इस दौरान चूंकि इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्टर था तो आईजी और तमाम एजेंसीज के साथ बड़ा मुझे मजा भी आता था। तो मैंने ऐसे ही कहा, और उस समय इस देश के तमाम यूट्यूबर, आपको याद होगा 2000 जो इससे पहला चुनाव था गुजरात का, 2022 वाला, 23 वाला, उसमें क्या कर रहे थे आप सबके उस पर चले जाइए जिसमें लिखा हुआ अमित शाह और मोदी के बीच में ठनी, मोदी की नहीं सुन रहे अमित शाह, याद है ना आपको? लगा था, अभी भी पढ़े उनके ट्वीट पे।
तो मैंने ऐसे ही एक अधिकारी से, जो उस जमाने का है जब इनको तड़ी पार जाना पड़ा था, जो कहा जाता है, ठीक है साहब, तो मैं ऐसे ही बात करने लगा, नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि वो अधिकारी अपने भी दोस्त है, उनके भी। तो उन्होंने मैंने कहा कि यार अब चूंकि दिल्ली में बैठते हैं तो हम लोगों को ग्राउंड से वो तो रहता ही, हमने कहा कि साहब इनके बीच में कुछ चल रहा है क्या? तो उसने कहा कि मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि एक मीटिंग में, चूंकि मैं वर्बेटम बता रहा हूं, मैंने अपने यहाँ भी इसलिए बोला है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक मीटिंग में अगर मोदी अपनी जो टीम है उसके तमाम लोगों को इकट्ठा करे, देश के जो भी उनके पास है, और वो एक वर्ड बोले कि सामने उठ के दीवार में सर मारना है, तो कहने लगे बाकी सब इसको शायद समझने की कोशिश करेंगे, बिंब है, उपमा दी है, या कोई समझाएंगे अगला शब्द, कहने लगे एक आदमी उठेगा सीधा दीवार में टक्कर मारने लगेगा, दीवार टूटेगी, सर टूटेगा, या पीएम मोदी रोकेंगे, तीसरा कोई काम नहीं होगा, वो अमित शाह है, वो इंसुलेट करते हैं मोदी को। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि वो हर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए सबको मालूम है कि डरना कहां से है, डरना किससे है। इसीलिए अमित शाह को मीर जाफर बताते वक्त वो ये सोच नहीं रही थी कि वो मीर जाफर नहीं, वो मोदी जी की परछाई है। जी जी, एक दूसरे के लिए पूरक है वो, आप समझो, एक दूसरे दोनों को मालूम है कि एक दूसरे के सिवा अधूरे भी है, ये भी समझ लो। एक बात है कि देखो धनखड़ का मामला हो गया, मोदी उठकर 24 घंटों में विदेश निकल गए थे, कितना कॉन्फिडेंस है कि राजनाथ और अमित शाह निपट लेंगे, इतनी छोटी बात नहीं थी। एक संवैधानिक पद पर बैठे इंसान को हटाया गया था, वो कुछ झंझट करेगा, लेकिन मोदी जी को कितना विश्वास था कि अमित शाह और राजनाथ मिलकर निपट लेंगे, इससे पता चलता है। तो ये बाकी ठनी है वगैरह वगैरह, ठीक है, मिर्च मसाला लगाओ, ये इन लोगों को जो आपका खान मार्केट गैंग वगैरह इको सिस्टम में, वो मरे हुए घोड़े को हंटर मार मार कर उठाना चाहते। अब क्या करें, उनको कौन समझाए कि मरा हुआ घोड़ा है, वो उठेगा तक नहीं, लेकिन ये बोलते नहीं नहीं दौड़ेगा भी। घोड़ा या गधा भाऊ, 63 अरे साल गधा का हो या घोड़ा हो, मरा हुआ है तो उठकर खड़ा नहीं होगा ना, सबसे पहली बात हो। वो दौड़ेगा, रेस में चलेगा या बारात में जाएगा, वो बाद की बात है, लेकिन मैं भाऊ उसको उठकर साहब के सामने बस एक जोड़ूंगा छोटी सी बातचीत, फिर आप अपना, जो आपने कहा ना एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपको मैं बता दूं, वहां जो कोड लैंग्वेज चलता है, जो जब ये मुख्यमंत्री और वहां गृह मंत्री थे, तो वो बोलते थे काली दाढ़ी या सफेद दाढ़ी, तो काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी। तो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ था, हाँ, किस पुलिस अफसर का, उसमें था ना वो काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी, जो तहलका वालों ने या कोई ने किसी ने किया था ना। तो ये चलता है। देखो इनके पास खबर नहीं होती तो ये ऐसे कहां से कुछ भी निकाल कर उसको तड़का दे देते कि देखो अभी अभी खबर आई है, तो शुरू हो जाता है। तो अभी इसमें ठनी उसमें ठनी। देखो एक बात है, मतगणना तक ये सब खबरें आती जाती है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोदी जी मानते हैं कि मुझे चुनाव की मतगणना के बाद जीतना है, उसके पहले जिसको जीतना है जीतो भाई। हमारे यहाँ 71 में जब पहली बार शिवसेना चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो मनोहर जोशी चुनाव में पहली बार उतरे थे लोकसभा के, और उनके खिलाफ इंदिरा गांधी के कांग्रेस के कैंडिडेट थे प्रोफेसर आर.डी. भंडारे। तो नया नया जो उत्साह ज्यादा होता है ना, तो 3 या 4 दिन पहले मनोहर जोशी का एक पोस्टर लगा कि मनोहर जोशी चुनकर आ गए, बड़े फॉन्ट में था, मनोहर जोशी निवडून आले, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था ये बातें मतगणना के दिन सुननी है, पढ़नी है, तो शिवसेना को वोट दो। लेकिन वो छोटा था, नजर में क्या आता था, मनोहर जोशी चुनकर आ गए। तो आर.डी. भंडारे ने लास्ट 3 दिन यही प्रचार किया था कि भाई वो तो चुनकर आए, उनको आपके वोट की जरूरत नहीं है, मैंने अभी चुनकर नहीं आया हूं, तो जो उनको वोट देना चाहते वो भी मुझे दे दे,
नहीं तो आपका वोट तो फालतू जाएगा। तो ये सब लोग जो, और असलियत में क्या बात है, बेचारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में है कहा। चुनाव तो ये आपकी इकोसिस्टम लड़ रही है, कांग्रेस क्या बोलते हैं उसको, लुटियंस गैंग लड़ रही है। कांग्रेस चुनाव में कहा है, कांग्रेस चुनाव में कहा है। इनकी हालत बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है ना, इनके जैसी हो गई। आखिरी 3 ओवर 2 ओवर तक लड़ते रहते और बाद में बोलते अरे यार क्या हो गया। ये सब कांग्रेस के समर्थक लोग है ना, उनकी वही फिर हमारे वानखेड़े आ जाते हैं कि कांग्रेस ने स्लीपर सेल है। शायद मुझे लगता है कि मोदी जी ने और वो कौन अश्विनी वैष्णव, उन्होंने वंदे भारत बनाने के बाद जो पुराने गाड़ी के स्लीपर डिब्बे थे वो वानखेड़े के पास भेज दिए, वो कांग्रेस को जोड़ते रहते। चलिए वीरेन जी, आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। ये पहलगाम के बाद जो साफ सफाई का अभियान अमित शाह के नेतृत्व में इस देश में चल रहा है, और देखिए आतंकवाद को लगभग मिनिमाइज कर दिया गया है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। पाकिस्तान में 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए, जिनमें जैश, लश्कर, हिजबुल के हेडक्वार्टर। और पाकिस्तान चाहे जो बकवास करे, इसके डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री सबकी पेंटें गीली हुई पड़ी हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से हम बचेंगे कैसे, उभरेंगे कैसे। और देश के भीतर भी नक्सलवाद खत्म करने के लिए उन्होंने डेडलाइन तय कर दी है। इसके अलावा जो मतदाता सूची में घुसे हुए थे, वो घुसपैठिए किसी भी तरह के हो सकते हैं, उनकी साफ सफाई का काम चल रहा है, जिसमें ममता बनर्जी बिलबिलाई हुई है, उसको एनआरसी बता रही है, एसआईआर को एनआरसी बता रही हैं। तो अमित शाह का रोल इस समय बहुत निर्णायक होने वाला है। और याद रखें, अगर हमें 2047 तक इस देश को विकसित भारत की श्रेणी में लेकर के आना है, विकसित देशों की पांच में ले जाकर खड़ा करना है, तो ये जिस तरह की बाधाएं हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, घुसपैठ, इन सब से तो निपटना पड़ेगा ना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, यदि उसको हम दोहराएंगे तो आपत्ति करने वालों को मौका मिल जाएगा कि हम उनके शब्द आडंबर, शब्द जाल, उनके रेटरिक और जार्गन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है। तो हम ये विकसित भारत, हम इसमें जो प्राइम मिनिस्टर की भाषा के जो अनाउंसमेंट है उस पर हम नहीं पढ़ते। मोटी बात यह है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले दिन से इस देश की डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने में लगे हैं। वो बदल भी गई है, इसीलिए हर तरफ बेचैनी है। तो अमित शाह या भारत सरकार की, प्राइम मिनिस्टर मोदी किस नीति पे चल रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो आतंकवाद का जो इकोसिस्टम की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही बदल रही है। जिस तरीके से 26/11 में आतंकवाद को एक भारत में एक नॉर्मल एक्टिविटी के रूप में मान लिया गया, और जिस तरीके से पीएम ने कल बंबई में कहा, और फिर और जो उसके पहले पी चिदम्बरम का बयान आया, ठीक है, हो गया घटना, तो ये अब नहीं होगा। आज जो है पहली बार ऐसा हो रहा है 60 सालों में कि नक्सलाइट भारत सरकार से वार्ता का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो अब ये और आतंकवाद को लेकर के डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने का सबसे बड़ा जो हथियार सामने आ चुका है 4 महीने पहले, उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। तो मैं आज ये कहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जब होगा, वो वास्तव में भूगोल बदलेगा, भारत का भाग्योदय होगा, और जो कुछ भाऊ अब तक बोल चुके हैं उसका एंड रिजल्ट आपको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के बाद दिखाई पड़ेगा। दुनिया मान लेगी कि खाली दुनिया ही मल्टीपोलर नहीं है, एशिया भी मल्टीपोलर है, और उसका एक बहुत बड़ा पोल है भारत। और ये भारत के बारे में कहा जाता है ये स्विंग स्टेट है।
ये जिसकी तरफ हो जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो अब जो कुछ दुनिया में हो रहा है, और मेरी तो जो मेरा अपना आकलन है, अगर दिसंबर में पुतिन अगर दिल्ली आते हैं, इंडिया आते हैं, और अगर उनके साथ साथ अगर जेलेंस्की भी आ गया, और रूस यूक्रेन का कोई अगर हल निकल आया, अगर सीज फायर हो गया, तो दुनिया में भूकंप आ जाएगा, ट्रंप को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये सब जो काम हो रहा है, लोग केवल देखते हैं टीवी पे किसने क्या बयान दिया, लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसके पीछे जो सोच है, उसके पीछे जो दीर्घकालिक जो उद्देश्य है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, जिसका अभी खुलासा भाऊ ने अपनी बातों में किया कि मुंबई में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये ब्रिटिश पीएम क्यों आया है, अगला कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये बातें चल रही हैं। और मैंने बहुत लोगों से कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के भाषण को ध्यान से सुना करो, ना सुन पाओ तो पीआईबी की वेबसाइट में जाके पढ़ लिया करो, उसमें सारी बातें वो कह देते हैं, और फिर तुम कहते हो कि हम चौंक गए। अरे पीएम ने आपको नहीं चौंकाया, आप खुद चौंकने के लिए बैठे थे, क्योंकि आपने पीएम की बात को ध्यान से सुना नहीं। तो ये, और पीएम कितनी बार बोल चुके हैं कि अधिकार तो ठीक है, कर्तव्य भी है, पंचप्रण भी है, इंडिया को डीकोलोनाइज भी करना है, औपनिवेशिक दास्ता से, मानसिकता से मुक्त होना है। ये बात वो इतनी बार कह चुके हैं, लेकिन लोगों की स्मृति में ये बात नहीं है। तो धीमे धीमे सब चीजें सामने आ रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर से भाऊ आपका धन्यवाद। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं और विचार साझा किए। धीरेन्द्र जी आपका भी, और वीरेंद्र जी आपका भी। जाते जाते एक आपको सबको सूचना दे रहा हूँ कि राहुल गांधी पर हम हमेशा चर्चा करते, इधर गए उधर गए, अरे वापस तो लौटते हैं। मुझे एक बताइए, बिलावल कहाँ गायब हो गया? 3 महीने से नहीं दिखाई दे रहा है, जरा ढूंढ निकालिए।